हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सुरेश चौधरी। आज अपनी जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है सामान्य विज्ञान की। जी ओके। एक बार जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझे ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ जो है वो प्रॉपर आ रही है क्या, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आवाज़ मेरी आप तक प्रॉपर पहुँच रही है, फिर मैं टॉपिक को स्टार्ट कर दूँ। जी, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में केवल कमेंट डाल के थंबनेल का थंबनेल या यस करके भेज दीजिए, मैं समझ पाऊँ कि मेरी आवाज़ जो है वो आप तक प्रॉपर पहुँच रही है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये समझ पाऊँ कि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आप तक पहुँच रही है। ओके, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट भाई, एक बार प्लीज मुझे यस बोल दो ताकि मैं बिल्कुल ये समझ पाऊं कि मेरे तक आपकी आवाज जो है वो प्रॉपर पहुंच रही है। जी बिल्कुल। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा, आपका सब्जेक्ट जो अपना वो रहेगा सामान्य विज्ञान। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके है जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी अनिल कुमार जी। ओके, टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं जी बिल्कुल। हम्म। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान। एक बार मुझे यस बोल दो कि मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आपको क्लियर बिल्कुल दिख रहा है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, गुड इवनिंग सीमा मीणा जी, अंकित कुमार जी, गुड इवनिंग आपको भी, अनिल अमित कुमार जी, गुड इवनिंग जी बिल्कुल। सामान्य विज्ञान के बेटा 3 पोर्शन होते हैं। पहला अपन पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी पहला ये पढ़ेंगे। सेकंड जो अपना टॉपिक रहेगा, सेकंड जो बुक है वो अपनी रहेगी रसायन विज्ञान। कौन सी विज्ञान रहेगी? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और थर्ड जो अपनी किताब रहेगी, थर्ड जो अपना साइंस का पोर्शन रहेगा वो रहेगा भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। ये 3 पोर्शन अपन पढ़ने वाले हैं बारी बारी से, और आज अपन स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। जी बिल्कुल। आपको मैं यहां से बता देता हूँ, बायोलॉजी के जो जनक हैं, मैं छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, हालांकि इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जनक जो है वो है आपके अरस्तु। कौन है? अरस्तु है, ध्यान रखना भाई। बायोलॉजी के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? वो हैं आपके एंटोनी लेवासियर। एंटोनी लेवासियर या लेवासिए, एंटोनी लेवासियर। जी बिल्कुल। और फिजिक्स का कोई पर्टिकुलर जनक नहीं है, बहुत सारी बुकों में आपको देखने को मिलेगा न्यूटन, और कभी कभी आपको मिलेगा अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, और आज अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। 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 बायोलॉजी के अंदर अध्ययन किसका करते हैं अपन? अपन अध्ययन करते हैं सजीवों का। किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का। प्लस अध्ययन करते हैं पादपों का। किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का। प्लांट और किसका अध्ययन करते हैं? लिविंग ऑर्गन का अध्ययन करते हैं भाई। किसका अध्ययन करते हैं? लिविंग ऑर्गन का अध्ययन करते हैं। जी, अपन देखते हैं अगली बात। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है सजीवों और पादपों का अध्ययन। पहली बार जो जीव विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान शब्द या बायोलॉजी शब्द, जीव विज्ञान शब्द या बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? ध्यान रखना, ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का वर्ड है ये? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का ये क्या है? शब्द है। और जीव विज्ञान शब्द या बायोलॉजी शब्द सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ध्यान रखना, 2 वैज्ञानिकों के नाम लिख रहा हूं। पहला है लेमार्क। कौन सा मार्क?
लेमार्क। और दूसरा कौन है, दूसरा जो वैज्ञानिक है वो है ट्रेवेनियस, ट्रेवेनियस, ट्रेवेनियस। और इन दोनों ने मिलकर कौन सा शब्द दिया, बायोलॉजी शब्द दिया। और ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। दिया कब था भाई, तो ये जो बायोलॉजी शब्द है इन दोनों ने दिया था 1802 में। कब दिया गया था, 1802 में, बिल्कुल। एक बात और सुनिए आप, मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको। ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द है, ये किन शब्दों से मिलकर बना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है बायो और दूसरा है लॉजी। कौन सा, लॉजी। इस बायो का अर्थ है बायोस, बायोस जी। और इस लॉजी का अर्थ है टू स्टडी। कभी भी लॉजी दिखे तो आपको बोलना है टू स्टडी। कौन सा स्टडी, टू स्टडी जी, बिल्कुल ओके। और ये बायोस जो शब्द है इसका अर्थ है जीवन। क्या अर्थ है, जीवन। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन क्या, लिविंग। क्या बोलते हैं, लिविंग। क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। दोबारा आप एक बार देख लीजिए, बायोलॉजी किसका अध्ययन है, सजीवों और पादपों का अध्ययन है। बायोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो प्रिय विद्यार्थियों ये शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द। और जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो देने वाले वैज्ञानिक है लेमार्क और दूसरे हैं ट्रेवेनियस। कब दिया, 1802 में दिया। और बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है, बायो प्लस लॉजी, जिसका अर्थ है बायो का अर्थ है बायोस, जिसका अर्थ है जीवन, और टू लॉजी का अर्थ है टू स्टडी जी। एक बात और सुन लीजिए, ये जो बायोलॉजी है इसके कितने भाग हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। बायोलॉजी के दो भाग हैं। बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं, टू पार्ट हैं। बहुत हैं वैसे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट मेनली कितने भाग हैं, इसके दो भाग हैं। देखो कौन कौन से दो भाग हैं। पहला जो भाग है वो इसका है जूलॉजी, जूलॉजी जी। और दूसरा इसका जो भाग है वो है बॉटनी। कौन सा है, बॉटनी, बॉटनी। इस जूलॉजी को अपन बोलते हैं जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान बोलते हैं, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और इस बॉटनी को बोलते हैं पादप विज्ञान। कौन सा विज्ञान, पादप विज्ञान ओके। आगे देखते हैं पादप विज्ञान। एक बात और सुन लीजिए, जूलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके जो जनक हैं वो कौन है, तो ध्यान रखना जूलॉजी के जो जनक हैं वो प्रिय विद्यार्थियों हैं अरस्तु। कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। और बॉटनी के जो जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टिस। इसके जो जनक हैं वो कौन है, थियोफ्रेस्टिस। कौन है, थियोफ्रेस्टिस, थियोफ्रेस्टिस। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये आएगा कि साहब अरस्तु को बायोलॉजी का जनक क्यों कहते हैं, तो एक बात सुनो भाई आप आराम से, थोड़ा स्क्रीन एक बार सेट कर लो पैनल। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने 500 से ज्यादा जीवों के वैज्ञानिक नाम दिए थे, वैज्ञानिक नाम दिए थे, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम जी। और इन्होंने इनको क्यों कहते हैं बॉटनी का जनक, इन्होंने 500 से ज्यादा पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए थे, पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए थे, वैज्ञानिक पादपों के वैज्ञानिक नाम, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम। जैसे आम का होता है मेजीफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम, और जैसे मटर का होता है पाइसम सेटाइवम, जैसे मानव का होता है क्या बताओ, होमो सेपियंस। वैसे बहुत सारे पादपों को इन्होंने 500 पादपों के लगभग इन्होंने क्या दिए थे, नाम दिए थे जी। बिल्कुल आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपन। लेकिन आपसे परीक्षा में यदि सवाल पूछे कि बायोलॉजी का जनक कौन है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि जनक किसका, बायोलॉजी का, बायोलॉजी का। तो ध्यान रखना, तब आपको आंसर देना है अरस्तु। कौन सा आंसर देना है, अरस्तु। रीजन इसका, रीजन ये है क्योंकि जंतु विज्ञान जो है, जूलॉजी जो है वो विज्ञान की बड़ी शाखा है, इस कारण बायोलॉजी के जो जनक है वो कौन है, एरिस्टोटल है, अरस्तु है ओके। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं कि अपन पढ़ने वाले क्या क्या हैं। सुनिए आप एक आराम से बिल्कुल। देखो मैं आपको बताता हूं कि मानव का शरीर किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। जीवन का आधार, जीवन का
आधार कौन है? कोशिका है। जी बिल्कुल। सेल के समूह को कहते हैं बेटा टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू को कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। और टिश्यू के जो समूह है उसको कहते हैं ऑर्गन। क्या कहते हैं? ऑर्गन। इसको कहते हैं अपन अंग। क्या कहते हैं? अंग। जी। और ऑर्गन के जो समूह है उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम, जिसको कहते हैं अंग तंत्र। क्या कहते हैं? अंग तंत्र। अंग तंत्र। मानव की बॉडी में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? अंग तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे अंग तंत्र पाए जाते हैं। सुनो अब आगे। और इन सबसे मिलकर किसका निर्माण होता है? इन सबसे मिलकर निर्माण होता है मानव के शरीर का। किसका? ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का, मानव के शरीर का। किसका निर्माण होता है? मानव के शरीर का। और मानव के शरीर में अपन अलग अलग तंत्रों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अलग अलग तंत्रों का क्या करेंगे? अपन अध्ययन करेंगे। और आज जिस तंत्र का अपन अध्ययन करने वाले हैं उस तंत्र का नाम है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र पढ़ेंगे बेटा? पाचन तंत्र। आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? पाचन तंत्र है। कौन सा तंत्र है? पाचन तंत्र है। जी बिल्कुल। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पढ़ने वाले हैं अपन आज। सबसे पहले बात करें तो पाचन क्या है, सुनिए आप। पाचन है क्या चीज? डाइजेशन है क्या चीज? तो सुनो, आप जो खाना खाते हो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, उसमें होता है प्रोटीन, और प्रिय विद्यार्थियों उसमें होता है आपका उसमें होता है आपका वसा। उसमें क्या होता है आपका? वसा। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, इन सब को सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। जैसे कार्बोहाइड्रेट को अपन तोड़ेंगे किसमें? ग्लूकोज में। प्रोटीन को अपन तोड़ेंगे एमिनो अम्ल में, और वसा को तोड़ेंगे अपन वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो चलो अपन देखते हैं पाचन की परिभाषा। देखो आप, भोजन के या पोषक तत्वों के 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 बड़े अणुओं को ध्यान रखना, इसको एंजाइम की सहायता से, एंजाइम्स, और आपको ध्यान रखना है पाचक रस। कौन सा रस? पाचक रस की सहायता से अवशोषण योग्य सरल अणुओं में तोड़ना। अवशोषण योग्य सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका पाचन कहलाता है। देखो मैं फिर बता रहा हूं, पाचन क्या है? भोजन या पोषक तत्वों के बड़े अणुओं को एंजाइम्स या पाचक रस की सहायता से अवशोषण योग्य, जो भी टूटेंगे उनका क्या होगा भाई? अवशोषण होगा। क्या होगा उनका? अवशोषण। और शरीर अवशोषित करके ऑक्सीजन की सहायता से उसकी क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा, और जिससे मानव शरीर क्या करेगा? कार्य करेगा। उन सरल अणुओं में तोड़ना ताकि उनका अवशोषण हो सके, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब कैसे? देखिए आप, जैसे कार्बोहाइड्रेट अब इंसान सबसे बड़ा जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? स्टार्च है। स्टार्च का क्या होता है बेटा? पाचन होता है। किसमें होता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। और ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। क्या है? C6H12O6। ऐसे ही सुनो, प्रोटीन, कौन? प्रोटीन। प्रोटीन पहले किसमें टूटेगा? प्रोटीन पहले टूटेगा बेटा पेप्टोन्स में। किसमें टूटेगा?
पेप्टोन्स में, और ये पेप्टोन्स उसके बाद किसमें टूटेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ये टूटेंगे आपके एमिनो एसिड में। किसमें? एमिनो एसिड में। किसमें? एमिनो एसिड में। और सुनो, साथ में आपका किसका? वसा बच गया। कौन बच गया? वसा। वसा को बोलते हैं फैट। फैट पहले किसमें टूटेगा? वसीय अम्लों में। किसमें टूटेगा? वसीय अम्लों में। किसमें टूटेगा? वसीय अम्लों में, जिसको बोलते हैं फैटी एसिड। कौन सा एसिड? फैटी एसिड। फैटी एसिड। और इस फैटी एसिड बाद में किसमें बदला जाएगा? ग्लिसरॉल में बदला जाएगा। किसमें बदला जाएगा? ग्लिसरॉल में बदला जाएगा। अब सुनो आप मेरी बात, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो सुनिए आप। तो मैंने वही तो कहा था, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में टूटना, प्रोटीन का पहले पेप्टोन्स फिर एमिनो एसिड में टूटना, और वसा का पहले वसीय अम्लों में टूटना और फिर किस में टूटना? ग्लिसरॉल में। अब ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड और ये ग्लिसरॉल है क्या चीजें? ये वे छोटे अणु हैं जिनका शरीर क्या करता है? अवशोषण करता है। और अवशोषण के बाद मानव की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया स्तर पर जाके एटीपी के रूप में शोषण की प्रक्रिया के द्वारा, दहन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बढ़ाता है? ऊर्जा बढ़ाता है। और इसे अपन क्या कहते हैं? मानव का डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटना क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। देखो फिर से अपन बैक करके देखते हैं एक बार। यही तो था, भोजन के पोषक तत्वों मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का किसमें टूटना? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटना, ताकि शरीर उनका क्या कर सके? अवशोषण कर सके। ये क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। आगे देखिए आप एक बार। सुनिए भाई आगे की बात आप एक बार, अपन आगे बात करते हैं। मानव के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहां संपन्न होती है प्रिय विद्यार्थियों? मानव के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है मानव की आहार नाल में। किसमें संपन्न होती है? मानव की आहार नाल में। देखते हैं मानव में पाचन की प्रक्रिया। देखिए मानव में पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मानव में पाचन की प्रक्रिया हो इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? पहली, मानव में पाचन के लिए क्या क्या होती है? मानव में होती है आहार नाल। क्या होती है? आहार नाल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और साथ में प्रिय विद्यार्थी उसमें क्या होती है? पाचक ग्रंथियां। क्या होती हैं? पाचक ग्लैंड्स। पाचक ग्लैंड्स। सुनिए अब एक बात, और ये जो आहार नाल है ये कहां से कहां प्रारंभ होती है? ये कहां से प्रारंभ होती है? ये प्रारंभ होती है प्रिय विद्यार्थियों आपके मुख गुहा से। कहां प्रारंभ होती है? आपके मुख गुहा से। कहां प्रारंभ होती है? मुख गुहा से। और कहां तक जाती है? बड़ी आंत के रेक्टम भाग तक। बड़ी आंत के रेक्टम भाग तक। तो मानव के अंदर आहार नाल का प्रारंभ कहां से? मुख गुहा से। और कहां तक जाती है? बड़ी आंत में। और एक बात और नोट करके दिमाग में रखना, नोट करके लिख रहा हूं, इस आहार नाल की लंबाई कितनी है? इस आहार नाल की लंबाई है 8 से 10 मीटर। कितने मीटर? 8 से 10 मीटर। ध्यान रखना भाई, ये स्टैंडर्ड बता रहा हूं आपको। ओके, आगे देखते हैं। ये पाचक ग्रंथियां जो है वो कैसी होती हैं? ये होती हैं बहिस्त्रावी ग्रंथियां। कैसी होती हैं? बहिस्त्रावी ग्रंथियां। बहिस्त्रावी ग्रंथियां। और किसका सिक्रेशन करती हैं? एंजाइम्स का। किसका सिक्रेशन करते हैं? एंजाइम्स का। किसका? एंजाइम्स का। और विद्यार्थियों ये एंजाइम्स किसके बने होते हैं? पूर्णतः प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पूर्णतः प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान रखना भाई, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम्स किसके बने होते हैं। तो ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये किसके बने होते हैं? आपके ये बने होते हैं प्रिय विद्यार्थियों आपके प्रोटीन के। दोबारा सुनो, मानव के पाचन की प्रक्रिया कहां प्रारंभ होती है? ये होती है आहार नाल। और इसके लिए क्या चाहिए? पाचक ग्लैंड चाहिए। आहार नाल का प्रारंभ कहां से होता है? आपकी मुख गुहा से होता है। और कहां तक जाती है? बढ़िया तक जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 8 से 10 मीटर। और पाचक ग्रंथियां कैसी होती हैं? बहिस्त्रावी। और किसका स्त्रावण करती हैं? एंजाइम्स का स्त्रावण करती हैं। किसका स्त्रावण करती हैं? एंजाइम का स्त्रावण करती है। पूर्णतः ये एंजाइम जो है पूर्णतः किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। आगे चलते हैं, देखिए आप एक बार। अब आहार नाल में क्या होते हैं? अंग होते हैं। आहार नाल इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और प्लस इसमें क्या पाई जाती है? पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां।
और एक बात तो सुनना, जहां पाचक ग्रंथियां होंगी वहां भोजन का क्या होगा, पाचन, और जहां पाचक ग्रंथियां नहीं होंगी वहां भोजन का क्या नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। देखो अब आहार नाल के अंदर क्या क्या होता है वो सुने। आहार नाल में होते हैं अंग, क्या होते हैं, अंग, इसको बोलते हैं अपन ऑर्गन, क्या बोलते हैं, ऑर्गन। और जिस ऑर्गन में जिस ऑर्गन में, जिस अंग में पाचक ग्रंथि नहीं होगी वहां भोजन का पाचन नहीं होगा। चलो ओके, देखते हैं अपन। सबसे पहले आहार नाल में कौन सा अंग पाया जाती है, पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका मुख गुहा। कौन सा गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा। और मुख गुहा के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो आपका पाया जाता है एक तो दांत, क्या पाया जाता है आपका, दांत। और क्या पाए जाते हैं, आपकी जीवा, और क्या पाई जाती है आपकी जीवा। इसके अलावा क्या पाया जाता है, इसके अलावा पाया जाता है यूला, क्या पाया जाता है, यूला। ओके, और इसके अंदर कौन सी पाचक ग्रंथि पाई जाएगी, तो यहां जो पाचक ग्रंथियां पाई जाएंगी उसमें सबसे पहले मिलेगी आपको लार ग्रंथि। किस, कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि। ध्यान रखना, आपके मुख के अंदर कौन सी ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। अगला देखते हैं, उसके बाद भोजन किस में जाता है, उसके बाद भोजन जाता है ग्रसनी में। किसमें, ग्रसनी में, जिसे कहते हैं परीक्षा में इस नाम से आता है भाई, फेरिंग्स के नाम से। किस नाम से आता है, फेरिंग्स के नाम से आता है। और इसमें क्या नहीं होता, इसमें कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं होती है, इसका मतलब इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। 3 नंबर पे क्या पाया जाता है, तो प्रिय विद्यार्थियों 3 नंबर पर पाया जाता है इसोफेगस। क्या पाया जाता है, इसोफेगस। क्या पाया जाता है, इसोफेगस। इसी इसोफेगस को कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं, फूड पाइप, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं भोजन नलिका। इसमें भी क्या नहीं पाया जाता, इसमें भी पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं अपन तो, जी बिल्कुल, देखिए ये 3 तो ये होगी, और मैं थोड़ा इसको ऊपर कर रहा हूं, आप देखिए एक बार आराम से, यहां से अपन समझते हैं। इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, इसके बाद इसमें पाया जाता है आपका अमाशय। क्या, अमाशय। अमाशय को क्या कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमक, जी बिल्कुल। और सुनो, स्टोमक के अंदर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, तो स्टोमक के अंदर पाई जाती है आपकी जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। इसका मतलब आपके पेट के अंदर क्या होगा, पाचन होगा। जी आगे देखते हैं अपन। और आगे 5 नंबर पाया जाता है क्या, आपकी पाई जाती है छोटी आंत। कौन सी आंत, छोटी आंत। और छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंस्टेटाइन। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाई जाती है बुर्नर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, बुर्नर ग्रंथियां। प्रश्न आता है परीक्षा में, बुर्नर ग्रंथियों का संबंध किससे है, तो किससे है, आपकी छोटी आंत से। आगे सुनो, अब छोटी आंत में पाचन हो गया, उसके बाद भोजन का पाचन कहीं नहीं होगा। देखिए आप आगे, उसके बाद पाया जाता है 6 नंबर पे, यहाँ पे अपेंडिक्स। क्या पाया जाता है आपका, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। तो बहुत बार परीक्षा में आता है कि अपेंडिक्स कहां पाया जाता है, छोटी आंत के अंतिम भाग और बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग के बीच में। और 7 नंबर पे कौन सी आंत पाई जाती है, तो 7 नंबर पर आंत पाई जाती है आपकी बड़ी आंत। कौन सी आंत पाई जाती है, बड़ी आंत। और सुनो, इस छोटी आंत में और बड़ी आंत में और अपेंडिक्स में कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, लेकिन इन ब्रुनर ग्रंथियों में और इस छोटी आंत में 2 जगह आकर एंजाइम मिलते हैं। वो कौन कौन सी जगह से मिलते हैं, एक तो मिलता है आपका लीवर से पित्तरस, और दूसरा आपका अग्नाशय से अग्नाशयी रस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस। लेकिन इस छोटी आंत, इस बड़ी आंत और अपेंडिक्स में क्या नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती। एक बार मैं इसको सेट कर दूं, दोबारा मैं इसको बहुत अच्छे से आपको बता पाऊं, ऐसा। जी बिल्कुल, देखिए अब आप, मैं शुरू से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप एक बार। आहार नाल में क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। और पाचक ग्रंथियों में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सबसे पहले है मुख गुहा। मुख गुहा में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, टिथ पाया जाता है, जीवा पाई जाती है, और आपका क्या पाया जाता है, यूला पाया जाता है। और इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। इसका मतलब इसमें भोजन का क्या होगा, पाचन। उसके बाद देखते हैं ग्रसनी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, इसका मतलब इसमें भोजन का क्या नहीं होगा, इसमें भोजन का पाचन नहीं होगा। आगे पाया जाता है आपका इसोफेगस। इसोफेगस में भी कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, इसका मतलब इसमें भी पाचन नहीं होगा। आगे पाया जाता है अमाशय। अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, आपकी जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। यहाँ भोजन का क्या होगा, पाचन। आगे पाई जाती है
छोटी आंत में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथियां। और यकृत से छोटी आंत में आता है पित्तरस, और अग्नाशय से कौन सा रस आता है? अग्नाशय रस। छोटी आंत में अंतिम बार भोजन का पाचन होता है और उसके बाद भोजन का पाचन नहीं होता है, और उसके बाद पाया जाता है अपेंडिक्स। सुनो एक बात और, ये अपेंडिक्स जो है ये क्या है? मानव का अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? मानव का अवशेषी अंग है। वर्तमान में मानव का कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है जी, बिल्कुल। और बड़ी आंत क्या करती है? उत्सर्जन का कार्य करती है। अब देखते हैं, एक बार ध्यान से देखना भाई, बहुत सही जानकारी दे रहा हूं आपको अभी, सुनो आप आराम से। देखो, ये है, मैं ह्यूमन डाइजेशन को समझाने का प्रयास करता हूं। ये पाया जाता है आपका मुख गुहा। मुख गुहा, यहां होता है आपका मुख गुहा। अब यहां देखिए, और ये जो है ये है श्वसन नलिका। और यहां क्या पाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों? यहां पाया जाता है गर्सनी। क्या पाई जाती है? गर्सनी, जो भोजन को कहां धकेल देती है? इस फूड पाइप में। किसमें? इस फूड पाइप में। और ये इस फूड पाइप को क्या कहते हैं अपन? इसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसोफेगस कहते हैं जी, बिल्कुल। और इसी इसोफेगस को कहते हैं भोजन नलिका। क्या? कौन सी नलिका? भोजन नलिका, इसोफेगस। ओके। और ये क्या पाया जाता है भाई? यहां पे जो ये बना हुआ है आपका, ये है आपका अमाशय। क्या? अमाशय, अमाशय। ओके। इस अमाशय के पीछे की साइड में ये क्या है आपका? ये है आपका लीवर, जिसे अपन बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? लीवर, या जिसे बोलते हैं अपन यकृत। ओके। और यहां इसके पीछे वाली साइड में देखो, अभी इसके बैक साइड में आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली, इस पेट के बैक साइड में पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अग्नाशय ग्लैंड। अग्नाशय ग्लैंड, जो हमने पीछे पढ़े हैं वो सारे आपको मैं दिखा दूं एक बार। और प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपको अंदर दिखाई दे रही है ये वाली, ये है आपकी छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। इसी छोटी आंत के अंदर कौन सा रस आता है? पित्त से आता है, यकृत से आता है, पित्ताशय से आता है पितरस, और अग्नाशय से आता है अग्नाशय रस। और सुनो, और ये जो आपको बाहर वाली साइड में दिखाई दे रहा है ये है आपकी बड़ी आंत। कौन सी आंत है? बड़ी आंत है। ओके। और यहां भाई सुनो एक बात, यहां पे बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे मैं बना रहा हूं इसको, यहां पे पाया जाता है आपका क्या? अपेंडिक्स। क्या पाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों? आपका अपेंडिक्स है। यहाँ पे कौन है? अपेंडिक्स। ये है पूरे मानव के पाचन तंत्र के अंग। अलग से मैंने डायग्राम में आपको समझा दिया, आपको समझ में बिल्कुल आ रहे होंगे जी, बिल्कुल। ग्रसनी, इसोफेगस, अग्नाशय, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, मुख गुहा, और ये आपका क्या है? अपेंडिक्स। ध्यान रखना अपेंडिक्स के बारे में मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं, मानव का कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। और वर्तमान में मानव के अंदर इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। कभी कभी इसमें गलती से यदि भोजन चला गया तो अपेंडिक्स सूज जाती है, फूल जाती है। तब ऑपरेशन शल्य चिकित्सा के द्वारा, इसका ऑपरेशन प्रक्रिया के द्वारा इसको कहां निकाला जाता है? बाहर निकाला जाता है। और भयंकर दर्द होता है अपेंडिक्स में। और अपेंडिक्स सब में होता है पर वो काम नहीं करता है। और जो खरगोश होता है उसमें आज भी अपेंडिक्स काम करता है। किसके पाचन के लिए? सेलुलोज और घास के पाचन। जी, आगे देखते हैं अगला सब। अब अपन ये देखते हैं कि भाई मुख गुहा के अंदर कौन कौन से अंग हैं और मुख गुहा के अंदर भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से। भोजन का प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से होता है? मुख गुहा से होता है। आप देखिए भाई एक बार, मुख गुहा, मुख गुहा, भोजन का प्रारंभिक पाचन, भोजन का प्रारंभिक पाचन या पाचन का प्रारंभ, प्रारंभिक पाचन। जी, कहां से शुरू होता है? आपसे प्रश्न आ जाए, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ओके। मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है इस मुख गुहा के अंदर? तो मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं आपके टीथ। क्या पाए जाते हैं? टीथ, दांत, एक नंबर पर। दो नंबर पर इसमें क्या पाया जाता है? जीवा, जिसको बोलते हैं जुबान। और तीन नंबर पर इसमें कौन सा अंग पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है यूला। क्या बोलते हैं इसको? यूला। और साथ में कौन सी पाचक ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथियां पाई जाती है, लार ग्लैंड्स पाई जाती हैं।
तो क्या क्या पाया जाता है मुख गुहा में? सबसे पहले दांत, फिर जुबान मतलब जीभ, फिर यूला, और ग्रंथियां कौन सी पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ध्यान रखना, जिस अंग में ग्रंथियां होंगी वहां भोजन का पाचन होगा, और वो डिपेंड होगा किस बात पर कि ग्रंथि कौन सी है, और वो ग्रंथि के अंदर से निकलने वाला एंजाइम बताएगा कि किसका पाचन करना है जी। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर दांत को। किसको देखते हैं? दांत को। ये लो भाई, दांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टीथ। सुनो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जिस अंग के बारे में बात करेंगे उसका अध्ययन देख लेते हैं अपन। स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाएगी? दांत का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। कौन सा लॉजी? ओडेंटोलॉजी। और क्यों कहलाता है मैं आगे बताऊंगा। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। कौन सा लॉजी? ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी जी। एक बात और आप लिख लीजिए यहां से अपने सुंदर से नोट्स में, दांत की जो पीएच है वो रहेगी हमेशा 5.5, मतलब हल्का अम्लीय। कैसा अम्लीय? हल्का अम्लीय। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि दांत की पीएच कितनी होती है, तो 5.5 होती है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। और दांत के प्रकार सबसे पहले देखेंगे अपन किसके आधार पर? आयु के आधार पर। किसके आधार पर? आयु के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। फिर अपन देखेंगे कार्य व संरचना के आधार पर। कार्य व संरचना के आधार पर, कार्य व संरचना के आधार पर। और फिर अपन देखेंगे किसके आधार पर? तो अपन देखेंगे किसके आधार पर? लक्षणों के आधार पर। थर्ड नंबर जो दांतों का प्रकार है वो किसके आधार पर है? थर्ड नंबर पर अपन देखेंगे लक्षणों के आधार पर कि भाई दांतों के लक्षण कैसे हैं। लक्षणों के आधार पर दांतों के प्रकार आधार पर जी। मैं बिल्कुल इस पैनल को सेट कर देता हूं कि अपन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि दांत का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाता है। कौन सा लॉजी कहलाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, ओडेंटोलॉजी कहता है। टाइप्स ऑफ कितने कितने प्रकार के हैं? 3। पहला आयु के आधार पर, दूसरा कार्य व संरचना के आधार पर, तीसरा लक्षणों के आधार पर। देखते हैं सबसे पहले आयु के आधार पर। आयु के आधार पर, आयु के आधार पर जो दांत हैं प्रिय विद्यार्थियों वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कैसे कैसे हैं देखते हैं। एक तो होते हैं पहले दूधिया दांत। कौन से दांत? दूधिया। और दूसरे कैसे होते हैं? वयस्क दांत। वयस्क दांत, वयस्क दांत। और ये दूधिया दांत जो हैं वो जीवन में कितनी बार आते हैं? एक बार आते हैं, फिर ये टूट जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अस्थायी दांत। कैसे दांत कहते हैं? अस्थायी दांत। और ये कैसे रहते हैं? ये जीवन पर्यंत रहते हैं, तो इनको बोलते हैं स्थायी दांत। कौन से दांत बोलते हैं? स्थायी दांत। स्थायी दांत। ओके, अब देखिए आप एक बार, जो अस्थायी दांतों की जो संख्या है वो कितनी है, तो ध्यान रखना 20 है। कितनी है? 20। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 32 है। कितनी है? 32 है। ये जीवन में कब तक आते हैं? 10 से 12 वर्ष की एज तक आते हैं, और उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और ये कैसे रहते हैं? जब तक जीवन रहेगा तब तक ये रहेंगे, और अगर आपने इसको संभाल के रखा और यदि सही से दातुन वगैरह नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोबारा सुनो, आयु के आधार पर दांत कितने प्रकार के प्रिय विद्यार्थियों? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से भाई? तो एक तो होते हैं आपके दूधिया दांत, मिल्क टीथ बोलते हैं जिसको। दूसरे होते हैं वयस्क दांत। इन दांतों, ये दांत कैसे होते हैं? अस्थायी। और ये दांत कैसे होते हैं? स्थायी। और इनकी संख्या कितनी है? ध्यान रखना 20। और इनकी संख्या कितनी है? 32। और ये कब तक आते हैं? 10 से 12 वर्ष तक की एज के, और ये करते हैं लाइफ टाइम। ओके, आगे बात करते हैं। सुनो, दूसरा अपन अध्ययन करते हैं कार्य व संरचना के आधार पर। कार्य व संरचना के आधार पर देखो भाई, ये कितने प्रकार के? भाई ये 4 प्रकार के। देखिए आप एक बार,
सबसे पहले अपन देखते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं कार्य, ओके, यहां लिख रहा हूं मैं संख्या, जी बिल्कुल। और ये संख्या में ए से याद रखना मैं एडल्ट के लिए लिख रहा हूं, वयस्कों के लिए लिख रहा हूं। और यहां संख्या में बी से याद रखना बालक के लिए, किसके लिए, बालक के लिए। और यहां मैं इनका लिख रहा हूं कार्य, कौन सा लिख रहा हूं, कार्य। इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा भाई, यहां से यहां इनके प्रकार आएंगे, यहाँ क्या आएगा, इनका प्रकार। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि प्रकार, दांत है किस प्रकार का, देखो आप, और लास्ट में अपन लिख देंगे उसका कार्य। देखो कार्य अपन यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं इंसाइजर, कौन सा साइजर, इंसाइजर। कौन से बोलते हैं, इंसाइजर, कौन से दांत, इंसाइजर। और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आई से, आगे काम आएगा दंत सूत्र में। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना इनकी वयस्क में संख्या होती है 8, और इनकी वयस्क में संख्या, बालक में भी संख्या कितनी होती है, 8। और इनका काम है कटिंग करने का, किसका काम है इनका, कटिंग करने का काम, काटने का कार्य करते हैं भाई, ये काटने का कार्य करते हैं, ओके। दूसरे जो दांत है वो कौन से हैं भाई, दूसरे जो दांत हैं आपके वो हैं केनाइन, कौन से, 9, केनाइन, इसको मैं लिखूंगा सी से। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4। और छोटे बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है, 4। और इनका कार्य क्या है, चीरना व फाड़ना, चीरना व फाड़ना। अगला देखते हैं, अगले दांत जो होते हैं वो होते हैं नंबर 3 में बात करने वाला हूं, प्रीमोलर, पीएम से याद रखना प्रीमोलर। और इनकी यहां संख्या, बहुत ध्यान से भाई, यहां संख्या होती है 8, और छोटे बच्चों में ये नहीं होते। यही सवाल आएगा परीक्षा में, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लिखवा रहा हूं आपको कि छोटे बच्चों में प्रीमोलर कितने होते हैं, 0, अग्र चवर्णक बोलते हैं। और इनका काम है चबाना, क्या काम है इनका, चबाना, ओके। और यहां देखते हैं अपन, अंतिम दांत लिख रहा हूं नंबर 4, नंबर 4। और उन दांतों को मैं बोलता हूं मोलर, कौन सा, मोलर। और उनकी संख्या यहाँ कितनी होती है, 12। और यहाँ इनकी संख्या कितनी होती है, 8। और इनका भाई कार्य क्या है, चबाना, क्या है, चबाना। एक बार पैनल को थोड़ा सा सेट हो जाए अपना, बस बिल्कुल बिल्कुल, ये लो, ये लो। अब देखो भैया, आप दोबारा से एक बार मेरे साथ, कई बार अक्सर परीक्षा में ये सवाल आ गया कि छोटे बच्चों में प्रीमोलर कितने होते हैं, 0। और यहाँ इनको योग करेंगे तो इनकी संख्या कितनी होगी भाई, 32। और इनकी संख्या कितनी मिलेगी आपको, 20। तो कार्य व संरचना के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, दांत होते हैं आपके 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहले को क्या कहते हैं, इंसाइजर, दूसरे को क्या कहते हैं, केनाइन, और तीसरे को क्या कहते हैं, प्रीमोलर। यही सवाल आएगा परीक्षा में। और चौथे को क्या कहते हैं, मोलर, क्या कहते हैं, मोलर, जिसको बोलते हैं दाढ़, क्या बोलते हैं, दाढ़, जिसको बोलते हैं चवर्णक, जी ओके। अब सुनिए आप, एक जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो सुनो आप। छोटे बच्चों में, नोट करके लिखना भाई, ये नोट करके लिखवा रहा हूं, छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में सबसे पहले, सबसे पहले इंसाइजर आते हैं। कौन से दांत आते हैं, इंसाइजर, इंसाइजर, जिसको कहते हैं स्माइल टीथ। कौन से टीथ, स्माइल टीथ, स्माइल टीथ, ओके। छोटे बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, इंसाइजर। और सुनो, छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में प्रीमोलर, पीएम का याद रखना, प्रीमोलर की संख्या, की संख्या कितनी होती है, होती नहीं, 0 होती है। ये आया परीक्षा में सवाल, और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सुनो, अगला सुनिए भाई। हाथी के जो दांत बाहर की ओर निकले होते हैं, हाथी के बाहर की ओर निकले, दिखाने वाले दांत, दिखाने वाले दांत, दिखने वाले या दिखाने वाले जो दांत है वो कैसे होते हैं, ध्यान रखना, इनसाइजर होते हैं। कैसे साइजर होते हैं, इनसाइजर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, इनसाइजर। छोटे बच्चों में सबसे पहले स्माइल टीथ, कौन से नहीं होते, प्रीमोलर नहीं होते। हाथी के जो दिखाने वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, इनसाइजर। आगे चलते हैं अपन, सुनो एक इंपॉर्टेंट बात,
एक आता है वयस्क दंत सूत्र और एक आता है बालकों का दंत सूत्र। तो सबसे पहले लिखते हैं बालकों का दंत सूत्र, बालक दंत सूत्र, और यहां लिख रहा हूं मैं वयस्क दंत सूत्र। आपके परीक्षा में आ सकता है भाई, ये सुनना भाई, आराम से सुनना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल करवा के जाएंगे। 2 1 0 2 बटे 2 1 0 2। जबड़े कितने होते हैं? 2। ये लो, ये गुणा किया। अब सबसे पहले दांतों के ऊपर लिख लेते हैं प्रकार। तो लिख लेते हैं सबसे पहले ये है इंसाइजर। कैसे? इंसाइजर। ये कौन से हैं? केनाइन। कौन से हैं? केनाइन। कौन से हैं भाई? केनाइन। ये कौन से हैं? प्रीमोलर। और ये कैसे हैं? मोलर। ओके, अब देखो ये जबड़े का भाग करते हैं अपन, अलग अलग पार्ट करते हैं इसका। ये लो, ये जबड़े का लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपर वाला जबड़ा। और ये कैसा जबड़ा है? नीचे वाला। और ये नीचे वाले जबड़े का लेफ्ट पार्ट, और ये कौन सा? राइट पार्ट। काउंटिंग करके लिख लेना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। टोटल कितनी हो गई? इंसाइजर की जो संख्या हो गई वो टोटल हो गई आपकी 8। कितनी हो गई? 8। देख लो, आप देखते जाना, काउंटिंग करते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी काउंटिंग करना, 2 एकम 2, 2, और इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। यहां देखो प्रीमोलर कितने छोटे बच्चों में? 0, और इनकी संख्या काउंटिंग करना छोटे बच्चों में, मोलर कितने? 8। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा, 2 1 0 2, 2 1 0 2। अब वेस्ट की बात करते हैं, सुनो। वेस्ट का दंत सूत्र जो है वो ये है, 2 1 2 3, 2 1 2 3। सेम संख्या नीचे रिपीट करनी है, 2 1 2 3, और गुणा कर देना है 2 से, क्योंकि जबड़े कितने हैं? 2। फिर वही बात, जबड़े के कितने भाग? ऊपर वाले जबड़े के एक लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट, नीचे वाले का एक लेफ्ट एक राइट। ये ऊपर वाला जबड़ा, और ये कौन सा जबड़ा? नीचे वाला। अब फिर वही चीज लिख रहे हैं अपन, यहां लिख लेते हैं अपन इंसाइजर, यहां केनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। अब संख्या देख लो आप इनकी, बिल्कुल आसानी से कर पाओगे भाई। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, टोटल कितने हो गए? 8। यहां देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, टोटल कितनी हो गई? 4। अगला देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, टोटल कितनी हो गई? प्रीमोलर 8, और ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये तो टोटल कितनी हो गई? 12। अब इनको जब आप काउंटिंग करोगे ना, इनको जब काउंटिंग करोगे तो इनकी संख्या रहेगी 20। ये वही है मिल्क टीथ है, और इनकी संख्या को जब काउंटिंग करोगे तो ये हो जाएंगे आपके 32। और ये कैसे हैं? स्थायी दांत। आया समझ में? बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं। एक अपन पढ़ते हैं लक्षणों के आधार पर दांत। तीसरा, लक्षणों के आधार पर दांत कितने प्रकार के? ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, 3 प्रकार के। अक्सर सम्मिलित करने वाला प्रश्न बनता है यहां से। कौन कौन से? तो सुनो, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं आपका नंबर, पहला स्टार डाल के लिख रहा हूं, डाइफोडेंट। डाइफोडेंट, डाइफो का अर्थ है, डाई का अर्थ है 2। तो जीवन में 2 बार दांत कौन से आते हैं? एक तो मिल्क टीथ, और दूसरे कौन से? स्थायी दांत दो हैं, वो जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। पहले अस्थायी के रूप में और फिर 2 बार। जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार। एक बार स्थायी के रूप में, एक बार अस्थायी के रूप में। तो ये हो गया डाइपोडेंट। दूसरा सुनो, दूसरा है आपका थिकोडेंट। थिकोडेंट, थिको शब्द का अर्थ है, ये जो दांत हैं आपके जबड़ों की संधियों में धसे रहते हैं। जबड़ों की संधियों में धसे रहने के कारण इनको बोलते हैं थिकोडेंट, जबड़ों की संधियों में। तीसरे होते हैं हेटेरोडेंट। हेटेरोडेंट जिसको बोलते हैं विषम दंती। दांतों की कार्य व संरचना के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसका मतलब जो 4 प्रकार के वो कैसे हैं? हेटेरोडेंट। और जबड़ों की संधियों में धसे रहते हैं दांत, तो इसको बोलते हैं थिकोडेंट। और जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार। एक बार स्थायी के रूप में, पहले अस्थायी के रूप में, चलो ये लिखा है अस्थायी, और दूसरी किसमें? स्थायी के रूप में। और इस आधार पर हम दांतों को आयु के आधार पर कैसे हो गए? डाइपोडेंट। कार्य के आधार पर कैसे हो गए? हेटेरोडेंट। और जबड़ों की संधि स्थल में धसने के कारण कैसे हो गए? थिकोडेंट। अब बात करते हैं दांत की संरचना की। देखिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की अपन बात करने वाले हैं। देखो दांत की संरचना कैसी होती है, दांत की जो संरचना है उसको देखते हैं अपन। यहां लिख देते हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ,
सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में होता क्या क्या है वो देखिए, आप तो बिल्कुल बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुनो, आपको ये जो दांत का जो भाग दिखाई दे रहा है, कौन सा, व्हाइट वाला, ये भाग, ये देखो ये भाग दिखाई दे रहा है, इसको बेटा बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। ओके, दांत का जो बाहरी भाग है, सफेद आवरण जो है, व्हाइट पार्ट जो दांत का है, वो क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। ओके, इनेमल के अंदर होता क्या है, 97% अकार्बनिक पदार्थ, 97% अकार्बनिक पदार्थ, 97% इनऑर्गेनिक कंपाउंड, 97% इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन होते हैं इनऑर्गेनिक के रूप में, इसमें होते हैं एक तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में इसमें क्या होता है, नंबर 1 को इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा होता है इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट। कौन होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। और सुनो, कैसा भाग है, सर्वाधिक कठोर भाग, 0% इसके अंदर क्या पाया जाता है, H2O पाया जाता है। आपकी बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ है ये इनेमल, कठोर पदार्थ, इससे कठोर कुछ भी नहीं है भाई। सुनो, एक बात और सुनो, और ये जो इनेमल है इसका सिक्रेशन कहां से होता है, तो इसका सिक्रेशन होता है बेटा आपकी एमाइलोब्लास्ट कोशिका से, एमिलोब्लास्ट कोशिका से। कौन सी कोशिका से इसका सिक्रेशन होता है, एमिलोब्लास्ट सेल से। किस सेल से, एमिलोब्लास्ट सेल से। दोबारा सुन लीजिए, दांत का जो व्हाइट पार्ट है वो क्या कहलाता है, आपका इनेमल, व्हाइट पार्ट ऑफ टीथ, व्हाइट पार्ट ऑफ टीथ क्या कहलाता है, इनेमल। कितना प्रतिशत, 97% क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक। किसका बड़ा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, साथ में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। वाटर कितना होता है, 0%। और आपकी बॉडी का सबसे कैसा पार्ट है, कठोर पदार्थ है। और इस इनेमल का सिक्रेशन कहां से होता है, एमाइलोब्लास्ट कोशिका से। स्क्रीनशॉट लेना, मैं एक बार रफ कर रहा हूं दूसरी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, ये हमने इसको किया रफ। आगे देखो, अब सुनो, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट भाई, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इस व्हाइट पार्ट के नीचे मैं इसको आउटर बना दूं इससे, ताकि आप समझ पाओ, क्लियर समझ पाओ। ये वाला, ये जो पार्ट मैं जिसको मैंने डार्क कर रहा हूं, ये कहलाता है डेंटाइन। क्या कहलाता है, डेंटाइन। सुनो, डेंटाइन पार्ट ये किससे मिलकर बना है, 70% अकार्बनिक भाग, 70% अकार्बनिक भाग, 70% अकार्बनिक भाग। और उस 70% अकार्बनिक भाग में है कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और इसका सिक्रेशन कहां से होता है, ओडेंटोब्लास्ट कोशिका से। कौन सी कोशिका से, ओडेंटोब्लास्ट कोशिका से। कौन सी कोशिका से, ओडेंटोब्लास्ट सेल से। ओके सा, यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। एक बात और सुनना, दांत का जो व्हाइट पार्ट के नीचे का भाग है वो कैसा भाग है, डेंटाइन। किससे मिलकर बना, 70% अकार्बनिक भाग है कौन उसमें, कैल्शियम कार्बोनेट। सिक्रेशन कहां से होता है, ओडेंटोब्लास्ट कोशिका से। ओके, अगली बात करते हैं। एक पार्ट और बच गया इसमें, इसको मैं कर रहा हूं रफ, ये लो, आराम से वीडियो रोक के आप देख सकते हो। ये जो नीचे का भाग बच गया ये वाला, जिसको मैं थोड़ा डार्क वगैरह कर रहा हूं, ये वाला, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। कौन सा भाग बोलते हैं इसको, पल्प कैविटी। कौन सा भाग, पल्प कैविटी। ये किससे जुड़ा होता है, तंत्रिका कोशिका से। किससे जुड़ा होता है, तंत्रिका सेल से। किससे जुड़ा होता है, तंत्रिका सेल से। उस तंत्रिका सेल प्लस ब्लड कोशिकाओं से, ब्लड सेल से जुड़ा होता है ये, ब्लड सेल से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। ओके जी, बिल्कुल। और एक बात और सुनो, दांत जो है उसकी मैं पीएच फिर लिख रहा हूं, 5.5 होती है। कितनी होती है, 5.5 जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बात और सुनो आप, कृत्रिम दांत किसके बनाए जाते हैं, अगर दांत वगैरह खराब हो गए तो कृत्रिम रूप से जो दांत बनाए जाते हैं, कृत्रिम दांत बनाए जाते हैं जिंक ऑक्साइड के। किसके बनाए जाते हैं, जिंक ऑक्साइड के। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया बात। ये तो था दांत के बारे में। अब अपन अध्ययन करते हैं किसके बारे में,
दो नंबर पार्ट मुख गुहा में, उसका क्या नाम है? दो नंबर पार्ट जो मुख गुहा में वो है आपकी जीवा। कौन है? जीवा, जिसको बोलते हैं जुबान। क्या बोलते हैं? जुबान। सुनो, कैसा अंग है? पूर्ण रूप से मांसपेशियों से बना अंग है। ये देखो, पूर्ण रूप से मांसपेशियों से बना अंग, पूर्ण रूप से मांसपेशियों से बना अंग, मांसपेशियों से बना ऑर्गन है। जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से मांसपेशियों से बना अंग है। आगे देखिए, अपन देखते हैं जीभ होती कैसी है, इसके स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको मैं। बिल्कुल देखो, ये आपकी होगी जीभ, और जीभ के मैं अलग अलग पार्ट बना देता हूं। एक तो ये पार्ट लो आप, एक ये पार्ट लो साइड वाला, और ये लो आप आगे वाला, और ये लो जीभ का पीछे वाला। जी ओके। जीभ पीछे पीछे किससे जुड़ी होती है? आपकी गर्दन की हड्डी से जुड़ी रहती है, और आगे वाला भाग जीभ का कैसा रहता है? फ्री। और ये जो पीछे जुड़ी रहती है किस टिश्यू के माध्यम से जुड़ी रहती है? तो ध्यान रखना, फ्रेनुलम टिश्यू से। कौन से टिश्यू से? फ्रेनुलम टिश्यू से। ओके। पीछे किससे जुड़ी रहती है? गर्दन की हड्डी से। ये लो, ये बना दी मैंने गर्दन की हड्डी। एक गर्दन के अंदर एक ही हड्डी पाई जाती है, तो फ्रेनुलम टिश्यू जो है वो गर्दन से जोड़ देता है, और गर्दन के अंदर जो हड्डी पाई जाती है उस हड्डी का क्या नाम है? होयोड हड्डी। कौन सी हड्डी? होयोड। गर्दन में एकमात्र हड्डी होयोड बोन। कौन सी बोन? होयोड बोन। सुनो, जीभ का आगे वाला भाग कैसा रहता है? फ्री। और पीछे वाला भाग कैसा रहता है? फ्रेनुलम से किसके द्वारा जुड़ जाता है? आपकी गर्दन की हड्डी से जुड़ जाता है। ओके। जीभ पर क्या पाए जाते हैं? जीभ पर पाए जाते हैं उभार। क्या पाए जाते हैं? उभार। उभार को क्या कहते हैं? पेपिला। क्या कहते हैं? पेपिला। इन्हीं पेपिलाओं को क्या कहते हैं? स्वाद कणिकाएं। क्या कहते हैं? स्वाद कणिकाएं, जो आपको किसका ज्ञान करवाती हैं? टेस्ट का ज्ञान करवाते हैं। किसका ज्ञान करवाते हैं? टेस्ट का। जीभ के ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? ऐसे 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 क्या पाए जाते हैं? आपके उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उभार। इन उभार को क्या कहते हैं? पेपिला, जिनको क्या कहते हैं? स्वाद कणिकाएं। जी अब देखो, ये जीभ का हो गया आपका लेफ्ट भाग, लेफ्ट भाग किनारे वाला भाग, और ये भी जीभ का कैसे भाग हो गया? किनारे वाला भाग। और ये जीभ का कैसा भाग हो गया? आगे वाला भाग। और ये जीभ का कैसे भाग हो गया? पीछे वाला भाग। आगे वाला जो भाग है वो किसका ज्ञान करवाता है? मीठेपन का। किसका ज्ञान करवाता है? मीठेपन का, कि भाई कोई चीज मीठी है कि नहीं है, वो कौन बताएगी? जीभ का आगे वाला भाग। स्वीट का टेस्ट करवाता है। जो आप मिठाई खाते हो, कहां कौन बताता है? जीभ का आगे वाला भाग। और जो साइड वाला भाग है ये किसका ज्ञान करवाता है? खट्टे का। किसका? खट्टे का। किसका? खट्टेपन का। और ये साइड वाला भी किसका ज्ञान करवाता है आपको? खट्टे का। अब बच गया जीभ का पीछे वाला भाग। कौन सा भाग है? पीछे वाला भाग। ये किसका ज्ञान करवाता है? तो ये करवाता है कड़वेपन का, कि कोई चीज कड़वी है या नहीं है उसका पता किससे चलता है? जीभ के पीछे वाले भाग से। जी ओके। सुनो भाई, जीभ पर क्या पाए जाते हैं? सब जीभ पर उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को क्या कहते हैं? पेपिला कहते हैं। पेपिला को क्या कहते हैं? स्वाद कणिकाएं। और एक बात और सुनो, इन पेपिलाओं की संख्या और याद रखना, कितनी होती है? 4। जीभ पीछे गर्दन की हड्डी से होयोड से जुड़ी होती है, किसके माध्यम से? फ्रेनुलम उत्तप्त के माध्यम से जुड़ी होती है। ओके। एक मैं आपको जानकारी और देना चाहूंगा, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल है, सुनो। नमकीन किसी प्रकार का टेस्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं है, स्वाद नहीं है। यह मात्र आपकी स्वाद कणिकाओं का जलना है। यह मात्र आपकी पेपिलाओं का जलना है, आपकी मतलब जीभ की स्वाद कणिकाओं का जलना है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नमकीन का आभास जीभ के कौन से भाग से होता है? किसी भाग से नहीं होता, ये मात्र आपके स्वाद कणिकाओं का क्या है? कणिकाओं का
का जलना है जी। ध्यान रहेगा आपके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं आपको ये प्रश्न मैंने आपको लिखवाया है कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये मात्र आपके स्वाद कणिकाओं का क्या है, जलना है। दो अंग पढ़ लिए, पहला दांत, तो दूसरा अपन ने पढ़ा जीवा। तीसरा देखते हैं अपन, सुनिए आप। तीसरा पाया जाता है यूला। क्या पाया जाता है, यूला। आपके कंठों के पास एक छोटा सा मांसपेशियों से बना अंग दिखेगा, उसको कहते हैं यूला। क्या करता है ये, आप जो भोजन खाते हो उसको कहां धकेलता है, ग्रसनी, फूड को फेरिंग्स, फेरिंग्स में धकेलता है जी। ओके। और एक बात और सुनो, कुछ लोगों में रात को खर्राटों की आवाज आती है, वो खर्राटे हैं क्या, एक्चुअल में होता क्या है, आयु के साथ कुछ लोगों में यूला की लंबाई बढ़ जाती है, और जो यूला है वो किससे टकराता है, कठोर तालू से टकराता है। यूला की लंबाई बढ़कर, यूला की लंबाई बढ़कर तालू से टकराती है, तालू से टकराती है, जिससे कौन सी आवाज उत्पन्न होती है, खराटों की आवाज उत्पन्न होती है। तो खराटे क्या है, एक्चुअल में यूला की लंबाई बढ़ जाती है आयु के साथ, और वो आपके तालू से टकराते हैं, जिससे आवाज कौन सी आती है, खराटों की। भाई भोजन का पाचन नहीं होता, ये भोजन को कहां धकेलता है, फेरिंग्स में। तो मुख गुहा के अंदर तीन अंग थे, तीनों अंगों के बारे में मैंने आपको बताया है। पहला दांत है, दूसरी जुबान है, और तीसरा आपका यूला है। लेकिन इसके अलावा भी एक ग्रंथि बच गई, जिस ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथि। अब देखते हैं कि लार ग्रंथि में होता क्या है और क्या नहीं होता है। देखिए, मानव के अंदर कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, कितनी लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती, अपन सब बात करने वाले हैं। ये देखिए आप, सुनो, इसको डिटेल से पढ़ते हैं अपन। सुनो, मानव में, इंसान के अंदर, मानव में लार ग्रंथियों की संख्या, लार ग्रंथियों की जो संख्या है, लार ग्रंथियों की जो संख्या है वो कितने पेयर पाई जाती है, ध्यान रखना, 3 पेयर। एक पेयर में कितनी जोड़ी, 2 जोड़ी, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, वैसे 6 हो जाएगी जी। कौन कौन सी पाई जाती है, तो सबसे पहले जो ग्रंथि पाई जाती है वो आपके कहां पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी, ये है पेरिटोड। कौन सी टोड, पेरिटोड। ये कहां दिखाई दी आपके, कान के पास। कहां, कान के पास पाई जाती है भाई, कान के पास, कान के पास। पेरिटोड ग्रंथि कहां पाई जाती है, आपके कान के पास। और कान के पास पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं कर्नाभ ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, कर्नाभ ग्रंथि। कौन सी बोलते हैं, कर्नाभ ग्रंथि बोलते हैं। सुनो, आपकी बॉडी की सबसे बड़ी अगर कोई लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि तो कौन है, आपकी पेरिटोड है। और सुनो, कई बार इस पेरिटोड में क्या जाती है, सूजन आ जाती है। क्या जाती है, सूजन। और सूजन आने के कारण एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है मम्पस रोग, जिसको बोलते हैं गलसुआ रोग। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि मम्पस रोग का संबंध किससे है, आपकी पेरिटोड ग्रंथि से है, जिसमें क्या जाती है, बहुत बार सूजन आ जाती है। और उसी पेरिटोड को कहते हैं करनाभ, किसके कारण, कान के पास। और सबसे बड़ी कैसी ग्रंथि है, लार ग्रंथि है। आगे देखिए भाई, एक ग्रंथि है आपकी जीभ के नीचे। कहां, जीभ के नीचे। 2 नंबर जो ग्रंथि है वो कहां है, आपकी जीवा के पास, जीवा के पास, जीवा के पास, क्या जीवा के नीचे है। और जीवा के नीचे है, इस वजह से इसको बोलते हैं अधोजीवा, अधोजीवा। कौन सी जीवा, अधोजीवा। और इसके अंदर आपको एक ही बात याद रखनी है, इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथ इसके अंदर एक नलिका पाई जाती है, उस नलिका का नाम है बार्थोलिन डक्ट। कौन सी डक्ट, बार्थोलिन डक्ट। अगली बात, 3 नंबर जो आपके पास बच गई, वो बच गई आपके पास कौन सी भाई, ये बच गई आपके पास सबमेंडिबुलर। कहां पाई जाती है, जबड़ों के संधि स्थल पर। इसको बोलते हैं सबमेंडिबुलर ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड। और ध्यान रखना, आपकी बॉडी के अंदर जो लार बनती है
तो सबसे ज्यादा लार कहां से बनती है? सर्वाधिक लार का क्या करते हैं? सिक्रेशन करते हैं। सर्वाधिक लार का क्या करते हैं? सिक्रेशन करते हैं। अब मैं इनको डिटेल से लिखता हूं। कैसे लिखता हूं? डिटेल से लिखता हूं। कैसे लिखता हूं जी? देखते हैं। ओके, मैं अब यहां इन चीजों को जो मैंने आपको पढ़ा है उनको लिख रहा हूं डिटेल से। लार ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि भाई? लार ग्रंथि। कितनी है आपके पास? 3 पेयर। सुनते जाना, अपने सुंदर से नोट्स बनाते जाना। पहली कौन सी है भाई? तो टोटल संख्या है 3, और सबसे पहली जो लार ग्रंथि है, सबसे पहली जो लार ग्रंथि है वो है भाई आपके पास कौन सी? उस ग्रंथि का नाम है आपका, सबसे पहले जो आपके पास लार ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी टिड? पैरोटिड। पैरोटिड। ओके, कहां पाई जाती है? कान के पास पाई जाती है। कहां? कान के पास। और कान के पास पाई जाती है, इस वजह से इसको बोलते हैं कर्णाभ ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? कर्णाभ ग्रंथि। जी, ये लो आप, कर्णाभ ग्रंथि। ओके सा, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और दिमाग में रखना, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है भाई ये। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है ये। सुनो, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। और सुनो एक बात, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है ऐसा। ओके, और कभी कभी इसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण उस रोग को कहते हैं कौन सा रोग? मम्पस रोग। कौन सा रोग कहते हैं? मम्पस रोग कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और इसी मम्पस का एक और नाम है गलसुआ रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? गलसुआ रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं भाई? गलसुआ रोग बोलते हैं। और सामान्य भाषा में, अपनी सामान्य भाषा में उसको बोलते हैं कनफेड। क्या बोलते हैं? कनफेड। ओके, अगला देखिए, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड जो आपकी लार ग्रंथि है भाई, उसका नाम है, सेकंड जो लार ग्रंथि है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। कौन सी लिंगुअल? सबलिंगुअल। ओके जी, बिल्कुल। इस सबलिंगुअल कहां पाई जाती है? आपकी जीवा के नीचे। कहां? आपकी जीवा के नीचे। जीवा के नीचे, जीवा के नीचे पाई जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं अधोजंब। क्या कहते हैं? अधोजंब। अधोजीवा भाई, अधोजीवा। और आपको जो दिमाग में एक बात रखनी है वो क्या है? इसके अंदर एक ग्रंथ, एक नलिका पाई जाती है। उस नलिका का नाम है बार्थोलिन। बार्थोलिन। कौन सी नलिका? बार्थोलिन। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पाया जाता है कि बार्थोलिन का संबंध कौन सी से है? तो अधोजीवा से है। किससे है? अधोजीवा से है। एक और बच गई, चलो उसको देखते हैं अपन। 3 नंबर, 3 नंबर जो बच गई उसको बोलते हैं सबमेंडिबुलर। कौन सी बुलर? सबमेंडिबुलर। सबमेंडिबुलर। ओके सा, सबमेंडिबुलर जो है वो पाई कहां जाती है? तो भाई वो पाई जाती है आपके जबड़ों के संधि स्थल पर। कहां पाई जाती है? जबड़ों के संधि स्थल पर। जबड़ों के संधि स्थल पर। संधि स्थल पर। एक बात अपने दिमाग में रख लेना, वो क्या है? वो ये है, वो ये है कि जबड़ों के संधि स्थल पर पाई जाती है। सर्वाधिक लार का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। सर्वाधिक लार का, लार का स्त्रावण करती है। तो प्रश्न आता है कि सर्वाधिक लार का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो भाई साहब आपकी सबमेंडिबुलर करती है। अब मैं इस पैनल को आराम से एक बार सेट कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट बहुत सुंदर तरीके से ले सके। जी बिल्कुल। ओके,
अच्छा जी, दीपा भाई जाट, यस सर। दीपा भाई जाट, क्लास अटक रही है। क्लास तो नहीं अटकनी चाहिए भाई, क्लास कैसे अटक सकती है जी। आगे बात करते हैं। और विद्यार्थियों, आज का जो समय सीमा है वो हो गई है समाप्त। पाचन तंत्र की अगली क्लास को अपन कल इसी समय आप आ जाना। मैं आपको लाइव पढ़ाने वाला हूं और पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, पूरा इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं और एग्जाम की खोपड़ी में अपन छेद कर देंगे और एक सवाल आपका गलत नहीं हुआ। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।